Wait a minute. आज हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम इंडिया जापान, इंडिया यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन ये कवर करेंगे। जापान, यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन विल कवर दैट। देखिए, सबसे पहले तो एक्सपर्ट ओपिनियंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन हम वैसे भी कवर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो एक्सपर्ट ओपिनियंस पे आज ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इंडिया जापान रिलेशंस पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कवर इंडिया एंड जापान रिलेशंस। इंडिया एंड जापान रिलेशंस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अकॉर्डिंग इंडिया एंड जापान में म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल फेथ है। तो हमको एक दूसरे के इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, हमको एक दूसरे के कंसर्न को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और डेली बेसिस पे हमारे जो हाई लेवल इंटरेक्शंस हैं उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया एंड जापान रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए। तो दोनों नेशंस की आप देखोगे कि जापान में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। दोनों नेशंस जो हैं, इंडिया एंड जापान, कुछ वैल्यूज कॉमन हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, पीस पे काम करते हैं, दोनों में रूल ऑफ लॉ है, टॉलरेंस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के एनवायरनमेंट को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पे दोनों कंट्रीज ध्यान देते हैं। तो उस मामले में हर्ष पंत का कहना है, जो वो इंडिया जापान रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलते हैं, कि अभी तक की सबसे बेस्ट जो रिलेशनशिप है वो इंडिया जापान रिलेशनशिप में आती है, इनकी इनकी है। बिकॉज दोनों ही कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो व्यू को जिस तरीके से देखते हैं, वर्ल्ड के रीजन को जिस तरीके से देखते हैं, वो सिमिलर टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि जो शिज़्नो एबे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये इंडिया को काफ़ी एडमायर करते हैं। ये इंडिया और जापान के स्ट्रेटेजिक टाइज को इसीलिए एडवोकेट भी करते हैं कि ये होने चाहिए, इंडिया और जापान स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में खड़ा रहे। एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एशियन लीडर्स जिन्होंने ब्रॉडर एशिया का विजन दिया था। जैसे कि आज इंडिया का एशिया लुक की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में फोकस कर रहा है, बिल्कुल वही चीज़ इनके आइडियाज़ में भी हमको सेम देखने को मिली है। तो इन्होंने एक 2007 में एक स्पीच दी थी इंडियन पार्लियामेंट में। इन्होंने उसमें अपनी जो बुक, एक बुक है मुगल प्रिंस की, दारा शिको, उसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि कैसे इंडिया और पैसिफिक ओशंस की कपलिंग हुई थी। ठीक है, दैट वाज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज। तो साथ में काम करेंगे, इस पे इन्होंने हाईलाइट किया था। इनफैक्ट इन्होंने खुद की एक बुक लिखी है, उस बुक में इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि ये ज़्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं होगी अगर आने वाले सालों में इंडिया एंड जापान के रिलेशंस जापान और यूएसए और जापान और चाइना के रिलेशन से भी ज़्यादा मजबूत हों और ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस हो। तो उस पे इन्होंने यही बोला था कि एक स्ट्रांग इंडिया इज गुड फॉर जापान एंड एक स्ट्रांग जापान इज ऑल्सो गुड फॉर इंडिया। तो मतलब इस हिसाब से ये जापान को मानते हैं। इस सभी चीज़ों को अभी हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनमें जो व्यूज़ हैं अलग अलग स्कॉलर्स की, क्या क्या व्यूज़ आते हैं इसमें। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि सी राजा मोहन का भी व्यू है। सी राजा मोहन का कहना है कि जापान वॉज द ओनली नेशन
जिसने पब्लिक सपोर्ट एक्सटेंड किया है इंडिया को। डोकलाम कन्फ्रंटेशन के टाइम पे पब्लिक सपोर्ट एक्सटेंड किया जाएगा इंडिया को। दिस इज व्हाट वी सी। ठीक है, तो जापान था जिसने डोकलाम के टाइम पे 2017 में पब्लिकली सपोर्ट किया था चाइना के अगेंस्ट में। तो इसके एक दिस इज वेरी सिंबलिक ऑफ कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है हमारे रिलेशनशिप की, वो इसी से हमको देखने को मिलती है। चाइना का राइज हुआ है, अनसर्टेनिटी काफी चल रही है, इस वजह से अमेरिका का रोल एशिया में काफी क्वेश्चन किया जा रहा है कि कैसे रोल है, कितना रोल है उस हिसाब से। सो वी सी that on that basis he was the first one like जो जापान है was the only nation, the first one to extend public support। और इसकी वजह से जापान और इंडिया क्लोजर आते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना का राइज है, अमेरिका की हेजेमनी को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दे बेसिकली अभी जो जितने भी रिलेशनशिप पॉसिबिलिटीज हैं, उनको उनकी जो इतनी भी लिमिट्स हैं उसको बेसिकली उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यस, चाइना ज्यादा करीब है इंडिया के बजाय। देखिए इन टर्म्स ऑफ हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो मैम, तो यस चाइना इसमें ज्यादा करीब रहेगा यहाँ पर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जापान और इंडिया के रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी क्वाड का मेंबर है। तो क्वाड के मेंबर के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली हमारे जो रिलेशनशिप है जापान के साथ में बहुत अच्छे से उभर रहे हैं। सी राजा मोहन का भी यही कहना है कि आने वाले टाइम में जो बायलैटरल समिट्स हो रही हैं, जैसे अभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हर साल हो रही हैं, इसके चलते जो इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि इंडिया जापान रिलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और आने वाले टाइम में और भी कितने मजबूत होते जाएंगे। जैसे 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापान विजिट किया था, 2017 में प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं इंडिया आए थे। ठीक है, बायलैटरल समिट्स होती हैं, एंड इसके अलावा ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी ये लोग एंगेज कर रहे हैं, जैसे कि यूएस ऑस्ट्रेलिया इनके साथ में भी कर रहे हैं। क्वाड आप देखोगे यूएस जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। G4 नेशंस में है जापान, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है। बिग J कंट्रीज हैं, G4 कंट्रीज इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील। ये कंट्रीज चाहती हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स आने चाहिए, ताकि जब रिफॉर्म्स आएंगे तो यूनाइटेड नेशन में बेसिकली इन रिफॉर्म्स की वजह से आगे क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिवनेस बढ़ेगी, स्पेशली एशिया की वाली साइड से। तो जापान उस प्लेटफॉर्म में भी आता है, G20 का भी पार्ट है, यहाँ पर भी एंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि रिसेंटली अभी 2017 में इंडिया एंड जापान ने मिलकर के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विजन डॉक्यूमेंट जॉइंटली ये कनेक्टिविटी इनिशिएटिव लिया है। साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, इस पर पार्टनरशिप पे काम किया है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वी हैव कवर्ड दैट इन द टॉपिक ऑफ अफ्रीका। तो आप यहाँ पर ये दो व्यूज डाल सकते हो, एक तो मैंने हर्ष पंत का व्यू दिया है, दूसरा ठीक है। हाँ, कल्चर भी सेम है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, कल्चर काफी सेम है, दैट इज ट्रू। लेकिन क्योंकि हॉस्टाइल है, देखिए उमंग ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि इंडिया और जापान के जो रिलेशन हैं, सॉरी चाइना और जापान के रिलेशन है काफी हॉस्टाइल है। इवन दो इनके बीच में अभी कनेक्टिविटी उस हिसाब से चल रही है, दैट इज ट्रू। लेकिन चाइना एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर है, जैसे साउथ चाइना सी में जो भी चाइना के अपने क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में, उसके चलते इंडिया का जो स्टैंड है बिल्कुल सिमिलर सा स्टैंड साउथ चाइना सी इश्यूज पे जापान का भी है, दैट इज व्हाट वी सी। तो कल्चर चाहे सेम हो, लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब से चाइनीज मार्केट को देखा जाता है, जिस हिसाब से इसका पूरा होता है, उसमें यही रहता है कि चाइना वाले वैसे भी जापान के अगेंस्ट में, बिकॉज एक टाइम पे जापान बहुत ही इंपीरियलिस्टिक हुआ करता था,
एंड जापान ने चाइना को काफी उसमें हराया भी, और काफी मंचूरियन रीजन हो गई जैसे इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, ये सब हुआ था। तो राइवलरी कहीं ना कहीं फिर भी रहती है। दिस इज व्हाट वी सी। अब इसके अलावा हमें देखने को मिलता है इंडिया जापान रिलेशंस में डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो रही है। देखिए, जापान ने अपने रिसेंटली लॉज चेंज किए हैं। जापान के ऊपर पहले एक बैन था, 50 ईयर का एक बैन था कि जापान बाहर से आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। एंड इनफैक्ट जापान सिर्फ उतनी ही मिलिट्री अपनी रख सकता है जितनी उसको डिफेंस के लिए जरूरी है। कोई कंट्री उस पर अटैक करे और डिफेंड, एक्सपैंड नहीं कर सकता। मतलब जैसे आज चाइना देखो कितना एक्सपैंड कर रहा है अपना मिलिट्री, मिलिट्री अपनी बढ़ाई जा रहा है, मिलिट्री पावर, आर्मी भी अपनी बढ़ाई जा रहा है, राइट। जापान ऐसा नहीं कर सकता है। जापान के ऊपर ये बैन था, लेकिन रिसेंटली अब ये हटाया गया है। तो उसके चलते अब हमारे इंडिया के साथ में जापान के 2+2 डायलॉग चल रहा है। 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि दोनों साइड के जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, ये आपस में दोनों साइड के डायलॉग करते हैं। ठीक है। दे बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट द वेज जिसके थ्रू बेटर कोऑपरेट किया जा सके, साथ में सिनर्जिकली काम किया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत बढ़ गई है इंडिया और जापान के बीच में। मालाबार एक्सरसाइजेस में दोनों कंट्री साथ में है। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी, जैसे कि जापान डिफेंस इक्विपमेंट में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, रोबोटिक्स में, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट जो है उसमें बहुत आगे है, तो उसको यूटिलाइज इंडिया कर सकता है। तो इंडिया को अपनी डिफेंस कोऑपरेशन जापान के साथ में फर्दर और बढ़ाने की जरूरत है। तो सी राजा मोहन का कहना है कि अभी जो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है, जो मिलिट्री पार्टनरशिप है, जापान के साथ में लैंग्वेज कर रही है। मतलब इतने उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे होनी चाहिए। जैसे हमारी पार्टनरशिप अभी रशिया के साथ में है, यूएसए के साथ में अभी बढ़ रही है हमारी, धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजिक बन रही है डिफेंस के मामले में। एंड यही सेम चीज हमें जापान के साथ में भी बढ़ानी चाहिए। इट नीड्स टू बी गिवन अ पुश। दिस इज ऐसा बोला जाता है। फिर आगे हमारा आता है इसमें फर्दर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात की जाती है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में बताया जाता है कि देखिए, जापान के साथ में हमारा जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 में, तो जापान ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि जापान में देखिए हिरोशिमा में, नागासाकी में अटैक हुए थे। कल ही हमने न्यूक्लियर सिक्योरिटी इश्यूज पे बात की है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन कवर की है हमने कल कल के लेक्चर में। तो वहां पर अच्छे से हमने डिटेल में कवर किया था कि जापान में क्योंकि न्यूक्लियर अटैक होगा एटॉमिक बॉम्ब से, इसीलिए जापान न्यूक्लियर वेपन्स के सख्त खिलाफ है। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया के साथ में जापान ने अपना रिसेंटली ही सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि जापान के अपने डाउट्स थे इसको लेकर के। रशियन रिएक्टर्स के अलावा अगर आप देखें तो इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लान किए जा रहे हैं वो फ्रांस के साथ में है एंड यूएसए के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यूएसए के साथ में है, वो सभी जापानीज पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं। जो फ्रांस के रिएक्टर्स भी हम कर रहे हैं और यूएसए के रिएक्टर्स भी कर रहे हैं, इसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो जापानीज लगते हैं। जो जापान की कंपनीज हैं, ठीक है, एंड ये जो कंपनीज हैं, ये दे आर प्लानिंग दिस रिएक्टर्स इन इंडिया। इसमें जो पार्ट्स आते हैं इसके, इन कंपनीज में, जैसे एक कंपनी है जर्मन इलेक्ट्रिक, ठीक है, जीई हो गई, एंड then there is Westinghouse, there is these countries, the GE is there, and these countries are there जिनका स्टेक्स है जापानी, जिनमें जापानीज कंपनीज का स्टेक है बेसिकली। हिताची हो गई, तोशिबा हो गई, मित्सुबिशी हो गई, ये सभी जापानीज कंपनी है जिनका स्टेक है इसमें। तो ये स्टॉप किए गए थे बाय द जापानीज गवर्नमेंट जब फाइनली जब इंडिया के साथ में, क्योंकि न्यूक्लियर डील नहीं हुई थी जापान की, इसीलिए जब हमने फ्रांस और यूएसए के साथ में साइन किया, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर वाला काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज उसके लिए जापान का होना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये सारे पार्ट्स जापान से आते हैं। तो उसके लिए इंडिया को जापान के साथ में एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करना जरूरी था। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि अब जापान ने एक्सेप्ट कर लिया है रिसेंटली
जापान ने 2017 में इसके साथ में साइन किया था, एंड 2015 में ये ट्रेड टॉक्स 2014 के पास में शुरू हो चुकी थी ये सभी टॉक्स रिगार्डिंग द सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। तो जापान ने सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी 13 कंट्रीज के साथ में साइन की है, जिसमें से यूएसए, फ्रांस, रशिया आता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा पहला नेशन है जो कि एनपीटी नेशन है। एनपीटी नेशन मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन की है इंडिया ने। ठीक है, तो एक लौती पहली ऐसी कंट्री है जिसके साथ में जापान अग्रीमेंट ये साइन कर रहा है। और इससे ये सिग्नल आ रहा है कि जापान खुद इंडिया का स्टेटस ये मानता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर एक्टर है। दैट्स वाई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है उसमें। दूसरा, हम ट्रेड एंड इकोनॉमी के हिसाब से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से देखें अगर, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। जापान की साइड पे देखिए पेंशन लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसीलिए जापान को हायर रिटर्न्स ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हायर रिटर्न्स आएंगे तभी जापान, इतनी एजिंग पॉपुलेशन है जापान की, तो वो अपने लोगों को पेंशन इन्हीं रिटर्न्स के बेसिस पे दे पाएगी सरकार। और आपको पता है कि एजिंग पॉपुलेशन के साथ में पेशेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां और ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए भी कैपिटल कैपिटल चाहिए फर्दर, कि ये सब लोगों के लिए अपने काम कर सके। सो ये एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है इंडिया के साथ में। इंडिया इज कैपिटल हंग्री। इंडिया को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोई कंट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करे। जापान के पास भी सरप्लस है, ये सरप्लस अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो हायर रिटर्न मिलेगा जापान को यहाँ से, एंड फिर फर्दर जापान की जो भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे पेंशन लाइबिलिटीज होगी, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अभी टाइम पे अगर देखोगे आप, तो जितना जापान और चाइना के बीच में ट्रेड होता है उसका सिर्फ 5% ट्रेड इंडिया एंड जापान के बीच में होता है। मतलब पोटेंशियल बहुत सारा है हमारा ट्रेड करने का, अभी बहुत ही बिल्कुल शुरुआत में है हम। जैसे इंडिया एंड जापान का जो ट्रेड है 15 बिलियन ट्रेड होता है सिर्फ, और जापान और चाइना का ट्रेड देखोगे आप तो 300 बिलियन का ट्रेड है। 300 बिलियन का ट्रेड, $300 बिलियन का ट्रेड जापान एंड चाइना करते हैं, एंड इंडिया एंड जापान सिर्फ $15 बिलियन का करते हैं। तो ये काफी अच्छा पोटेंशियल है हमारा, जो हम यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, जिस पे काम किया जा सकता है, इस पे किए जाने की जरूरत है काम। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपेंट। आपको पता है इंडिया में जब जापान से जो सबसे ज्यादा फॉरेन एड जाती है वो इंडिया में जाती है। इनफैक्ट रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है जापानीज ने प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल में इंडिया में। इनफैक्ट हम देखते हैं कि जापान एंड इंडिया टू वे ट्रेड की तरफ एस्पायर करते हैं $100 बिलियन का। बेसिकली दे आर गिविंग दिस एज अ टारगेट कि आने वाले सालों में हम $100 बिलियन का ट्रेड बनाएंगे नेक्स्ट कुछ सालों में। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का भी टारगेट रखा हुआ है इन्होंने कि जापान आने वाले सालों में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में, एंड एटलीस्ट कम से कम 100 जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंटल सेंटर्स खोले जाएंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज जापान देखिए बहुत आगे है ग्लोबल स्केल में। तो अगले 10 सालों में ये किया जाएगा। अभी जो ट्रेड $15 बिलियन है, अगले 10 सालों में उसको $100 बिलियन किया जाएगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है जापान की, अभी एट प्रेजेंट जितने भी है इन्वेस्टमेंट, आने वाले सालों में $25 बिलियन की जाएगी, और आने वाले 10 सालों में कम से कम 100 डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खोले जाएंगे इंडिया में। इसके अलावा जापान और इंडिया ने 2011 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, सेपा। सेपा इज CEPA अग्रीमेंट। व्हाट इज दिस सेपा एग्रीमेंट? सेपा एग्रीमेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिसके चलते जो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसका पोटेंशियल जो अभी तक अनटैप्ड है उस पर काम किया जाएगा, ऐसा इसमें बात की गई है। जेनरिक मेडिसिन में जापान का 80% शेयर रहेगा जेनरिक मेडिसिन में, फर्दर और भी ज़्यादा ये डिसीजन लिया गया है। दिस इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि जेनरिक मेडिसिन में जापान हेल्प करेगा ऑलमोस्ट 80% पे
इंडिया की टू फर्दर वर्क ऑन दिस जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, दिस इज द ट्रीटी। यस, दैट इज ट्रू। चाइना को रोकने के लिए इंडिया एंड जापान अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, when we have already good bilateral trade between these countries and FTAs also, then why RCEP? Was it only for the use of China to enrich its One Belt and One Road initiative? No। देखिए, RCEP राघव, वैसे RCEP आपने पढ़ा ही होगा कि ये चाइना का इनिशिएटिव था, ठीक है, लेकिन इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट। इंडिया ने अभी रिसेंटली डिनाई कर दिया है। वाई वी थिंक दैट? बिकॉज देखिए, हमने बायलेटरल लेवल पे एफटीएस किए हैं। बायलेटरल लेवल पे जो एफटीएस करते हो उस पर टाइम भी तो लगता है ना, विजिट के लिए चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि एक अलग अलग कंट्रीज के साथ में अलग अलग विजिट, अलग अलग मीटिंग्स, तो एक तो वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, अलग अलग उस कंट्रीज के साथ करोगे तो जो उसका एक अलग अलग हेड्स बनेंगे, अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे जो उसको हैंडल करेंगे, करेक्ट। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि फर्दर उसमें क्या होता है कि उसमें भी अलग अलग लेवल पे एग्रीमेंट होता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेगोशिएशन रेट्स रहती है इस केस में। ठीक है, अलग अलग कुछ किसी में कुछ फॉलो किया जाएगा, किसी कंट्री में कुछ एक्सक्लूड किया जाएगा, किसी में कुछ इंक्लूड किया जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, पहली चीज बायलैटरल लेवल पे। आरसीपी में क्या होगा, एक सिंगल हमारा वो रहेगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड लॉज रहेंगे। तो जितने भी कंट्रीज इसका पार्ट होंगे, एक ही टाइप का आपको लॉ फॉलो करना होगा, आपको रिफॉर्म्स लेकर के आने होंगे। वो अगर कर देते हो आप, तो फिर एक ही साथ इन सभी कंट्रीज में एक्सेस आपको मिल जाएगा, अलग से ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कुछ भी डिस्क्रिमिनेटरी होता है तो वो सभी कंट्रीज के साथ होगा, और फिर ऐसे में ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है ऑन दैट कंट्री, ऑन द एग्रेसिव कंट्री इन दिस केस। तो वी सी दैट एक अग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया गया था इंडिया और जापान के बीच में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 2011 में साइन किया गया था। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है। इसमें जो इंडिया और जापान के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड होगा आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट, इसमें जो इंडिया की साइड से ट्रेड डेफिसिट था, वो ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू जापान हैज आल्सो इंक्रीज्ड। देन वी सी दैट कि जो अनटैप्ड पोटेंशियल है फार्मास्यूटिकल्स का, जेनरिक मेडिसिन का, मैंने आपको बताया, उसमें जापान हेल्प करेगा इस अग्रीमेंट के चलते। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट्स का नाम ले सकते हैं, स्पेशली इंडिया एंड जापान के केस में। इसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात की जा सकती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज $17 बिलियन प्रोजेक्ट है ये। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बेसिकली। इट्स अ 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट। इसमें 81% जो पैसा दिया गया है जापान ने, वो सॉफ्ट लोन में दिया है। दैट्स अ सॉफ्ट लोन। तो आपको सॉफ्ट लोन और हार्ड लोन का मतलब पता है? यस उमंग, राघव, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लोन एंड हार्ड लोन? यू डोंट नो दैट? ओके। हार्ड लोन होता है, देखिए, जिसपे इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। जैसे चाइना जो लोन देता है, जिसपे कंट्री में इन्वेस्ट करता है चाइना, तो वहां पर उनको लोन पे देता है वो पैसा, और वो उसी में वो इन्वेस्ट करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। और वो जैसे मान लीजिए चाइना ने दिया 60 और 50 बिलियन डॉलर, इस पे चाइना जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? जैसे कि 15-20% या 25%, 23%, इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है चाइना। ठीक है, ये होता है हार्ड लोन। सॉफ्ट लोन होता है जिसमें काफी छोटे लेवल पे 2%, 3%, 4%, सिर्फ इतना इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें। ठीक है, दैट इज अ सॉफ्ट लोन। तो इसमें जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारा इन्होंने दिया है, जापान ने 1 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की है जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इंडिया में, 81% जो पैसा इसमें डाला गया है वो सॉफ्ट लोन में डाला गया है। बाकी का थोड़ा सा हार्ड लोन में है, बट इससे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है कि बुलेट ट्रेन चलेगी, लोग इसमें फर्दर, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई तो लोग इसमें ट्रैवल करेंगे, तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा इसमें,
जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी रेवेन्यू से ये पैसा चुकाया जाएगा, और फिर एक दिन ये जब सारा उतर जाएगा तो इंडिया को फायदा होगा, इससे सारा सरकार के पास जाएगा फिर ये ऐसे होता है। ऐसे ही जो दिल्ली की मेट्रो रेल थी, ठीक है, मेट्रो रेल है, ऐसे ही मुंबई सबवे, ये सभी भी जापान की कंपनीज ही कर रही हैं। दूसरा है, जापान ने इंडिया में 12 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं जिनको जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बोला जाता है, उस पे काम कर रहा है, डेवलप कर रहा है जापान, जो कि एक लिटिल जापान की तरह काम करेंगी, जिसमें सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ इसमें सारे ऑपरेशंस होंगे इस इन टाउन्स में, ये जापानीज कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। एट द सेम टाइम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये भी जापान ही इस पे काम कर रहा है। चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी जापान काम कर रहा है, विच विल बी अ डेडिकेटेड फ्राइट प्रोजेक्ट साउथ इंडिया में। इसके अलावा जापान स्वच्छ भारत अभियान में भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट बाथरूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, जापान की है, ठीक है। एंड स्मार्ट सिटी मिशन में भी जापान चेन्नई, अहमदाबाद, वाराणसी जैसी सिटीज को स्मार्ट सिटी कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है जापान की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया ने जापान को इनवाइट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी, जहाँ पर ऑब्वियसली चाइना के साथ में टेंशन चल रही है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो अगर जापान की वहाँ पर, वैसे भी जापान डेवलप कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर को, तो ये बहुत ही अच्छा तरीके का प्रेशर क्रिएट होगा ऑन चाइना। लेकिन तीन मेन चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी जापान के साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहीं ना कहीं रुकी हुई है। पहला चैलेंज है कि इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। व्हाट इज रेड टेपिज्म? यू नो अबाउट व्हाट इज रेड टेपिज्म? उमंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेड टेपिज्म? हिंदी में मैं बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड टेपिज्म, लेट मी सी। लाल फीताशाही, या हिंदी में ये बोलते हैं इसको। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस आप लोगे, उसमें लेने में बहुत पेपर वर्क होता है, ठीक है, उसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, डोमिनेट करती है, पैसे वैसे बहुत खिलाने पड़ते हैं, बहुत माथा पच्ची होती है। दैट इज रेड टेपिज्म। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट में इतना सारा काम करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से भी हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिस लेवल पे काम करनी चाहिए उस लेवल पे काम नहीं कर रही है, रेड टेपिज्म की वजह से। इंडिया में जो रूल्स और रेगुलेशंस है काफी कॉम्प्लेक्स है, उसमें टाइम लग जाता है काम करने में। दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरा चैलेंज ये है कि जापान की जो कंट्रीज है, जापानीज कंपनीज हैं, इनको दे फेस कंसिडरेबल लॉजिस्टिक चैलेंजेस। लॉजिस्टिक चैलेंजेस कैसे? इंडिया में देखिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं है। मतलब इंडिया में अभी भी लाइट चली जाती है, राइट, अभी भी इंडस्ट्रियल एरियाज में भी ऐसा भी हो जाता है, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम रहती है कि इंडिया में अभी भी रोड्स वगैरह डेवलप हो रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, हर हर जगह पे अगर कोई सामान वामान भेजना हो तो अभी भी रूरल एरियाज में वो डिफिकल्टी रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन करती है, ठीक है, ये भी एक चैलेंज फेस कराती है। दूसरा इसमें हम तीसरा हम इसमें देखते हैं कि जो जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है एक्सपोर्ट करने वाला, इंडिया एक लार्ज मार्केट इमर्ज हो सकती है फॉर जापान जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एक्सपोर्ट्स की। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए जापान सबसे आगे है, तो ये लोग इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर बहुत पैसा ये कमा सकते हैं। लेकिन इसमें भी डिले होता है। डिले क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स ही नहीं अभी तक हुए हैं।
जैसे कि आप दिल्ली मेट्रो रेल को देखोगे, एग्जाम्पल देखो उसका, कितना डिले हुआ था। आप जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें बहुत डिले हुआ है। जो चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बहुत डिले हो रहा है इस वजह से सारा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें, एंड डिलेज होता है। इन सब चीज़ों की वजह से भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज इमर्ज हो रहा है। प्रोजेक्ट टाइम पे शुरू ही नहीं हो पाता। ये भी एक मेन चैलेंज है। तो श्याम सरन का इस कॉन्टेक्स्ट में कहना है कि इंडिया को जितना एडवांटेज लेना चाहिए था जापान का, उतना एडवांटेज अभी तक ले नहीं पाया है इंडिया। इंडिया अपने जापान के साथ में डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। ये इंडिया क्या कर सकता है? चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, इससे ज्यादा हम जापान के साथ में करें। जापान हमारा एक फिर भी बेहतर पार्टनर है, एटलीस्ट इंडिया से तो बेहतर ही पार्टनर, सॉरी, चाइना से तो बेहतर पार्टनर है। तो श्याम सरन का कहना है कि सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कारण यही है कि जो हमारी स्पेशल रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर्स की दोनों की, वो असलियत में ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। ये डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब साइनर्जी है, स्कोप बहुत है, दोनों साइड के प्राइम मिनिस्टर इस चीज को मानते हैं कि हाँ, यहाँ पर खूब पोटेंशियल है और इंक्रीज किया जाएगा। दोनों दोनों साइड से यही चीज मानी जाती है कि दोनों चाहते हैं कि आपस में कोऑपरेट करें। लेकिन हम देखते हैं कि वो कोऑपरेशन हो नहीं रहा है। रीजन भी ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है वो, जैसा मतलब करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज वन डिसअपॉइंटमेंट, और उसका रीजन ये सभी चैलेंजेस की वजह से है। ठीक है। दूसरा, हम कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया जापान कोऑपरेशन के प्रोस्पेक्ट्स को अगर कैलकुलेट करें, तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है एशिया पैसिफिक को कंसिडर कर रही है, एशिया पैसिफिक को कवर कर रही है पूरा। एंड जापान की भी एक स्ट्रैटेजी है, दो स्ट्रैटेजीज एक्चुअली। जापान की दो स्ट्रैटेजी हैं। देखिए, ये दोनों, इनका जो एम है वो कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में है। मतलब ये उसी पे फोकस कर रहे हैं, साइनर्जी है यहाँ पर। इंडिया की तो हो गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड जापान की साइड में एक तो आ जाती है PQI। PQI क्या है? PQI इज द एक्सपैंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एक्सपैंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो ये है। इसके अलावा दूसरी जो स्ट्रैटेजी है जापान की, वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो ये भी एशिया पैसिफिक पे ध्यान दे रही है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और कहीं ना कहीं जापान भी एशिया पैसिफिक पे ही ध्यान दे रहा है। तो उस मामले में हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत है। अब इसी में डॉक्टर सी राजा मोहन का कहना है, ही टॉक्स अबाउट कनेक्टिंग एशिया, कि इंडिया और जापान पार्टनरशिप के प्रोस्पेक्ट्स को हमें बढ़ाना चाहिए। इसमें इनका कहना है कि चाइनीज की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है साउथ एशिया में, दैट इज इनएविटेबल। चाइना बढ़ेगा ही साउथ एशिया में, ठीक है, उसको रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो चाइना के पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस तो रहेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इस कंडीशन के चलते हुए अगर हम जापान के साथ में पार्टनरशिप करते हैं, दिस कैन प्रोवाइड अ फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच। हम एशिया में अपनी कनेक्टिविटी अगर चाहते हैं, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं जापान के साथ पार्टनरशिप चलते, क्योंकि जापान के पास में ये पोटेंशियल है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है वर्ल्ड का। तो ये
ये जो प्रोजेक्ट हैं जैसे DIMC IMC जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट हो गए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने जैसे प्रोजेक्ट हो गए, ये सभी आइडियाज हैं। 2005 से हम बात कर रहे हैं इनकी, लेकिन जिस पेस पे इसका काम होना चाहिए था, जिस स्पीड से, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जापान का जो एक्सपैंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो इनका पॉलिसी है, ठीक है, ये एक तरीके की ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है इंडिया के जो इंटरनल और ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी है, इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जगह पे हमें जापान का जो एक्सपैंडिंग एक्सपैंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम इनके साथ में काम करें तो ज्यादा बेहतर है। और इसके थ्रू साउथ एशिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में हमारी कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप और बढ़ जाएगी विद द हेल्प ऑफ जापान। बाकी आपको मैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बता ही चुकी हूँ। 2017 में गांधीनगर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग हुई थी, वहां पर ये विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था कि इंडिया एंड जापान साथ में मिलकर के प्रोड्यूस करेंगे। इसके मामले में राजीव भाटिया का कहना है कि इमीडिएटली अगर आप कुछ नए जॉइंट पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, जिसमें इंडिया की कंपनीज भी होंगी, जापान की भी होंगी, कुछ अफ्रीका की कंट्रीज भी होंगी आइडेंटिफाइड एरियाज में, तो वो इमीडिएटली इनिशिएट की गई इसके अंडर में, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड यानी ब्लू इकोनॉमी, पानी से रिलेटेड, वो देखेंगे हम। सो जब तक रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, इनिशिएट तो हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन जब तक शॉर्ट टर्म में हमें रिजल्ट विजिबल नहीं होंगे, तब तक हमेशा क्वेश्चन तो ये रहेगा कि ये जो इंडिया और जापान की अप्रोच है कि ये सही भी है कि नहीं। क्योंकि चाइना के तो देखिए फुल फ्लेजेड प्रेजेंस है चाइना की अफ्रीका में, तो हमें जैसी चाइना की प्रेजेंस है, इंडिया एंड जापान कोऑपरेशन से बिल्कुल उस लेवल की प्रेजेंस रखनी है। लेवल की इन द सेंस जितना ज्यादा इन्वॉल्व है चाइना, उस लेवल पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चनेबल होगा कि कब तक काम करेगा। इस चीज पे बात की गई। ठीक है, ये राजीव भाटिया ने बात की। ऐसे इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बोला जाता है कि आज के टाइम पे तो वैसे भी इंडो पैसिफिक रीजन इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द नियर फ्यूचर। पहले अटलांटिक हुआ करता था क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग यूएस और यूरोप के बीच में होती थी, लेकिन वहां पर हो गया स्लो डाउन, वहां पे अब डिमांड नहीं है। तो अब अगली इमर्जिंग मार्केट्स में आती है डिमांड, तो डिमांड है इधर वाली साइड, साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड, साउथ एशिया वाली साइड, इंडो पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे डिमांड है, तो यहाँ पर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसीलिए शिफ्ट हो गई है। तो अब आने वाले टाइम में एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन आर मोर इम्पोर्टेंट। इसी के चलते इंडिया एंड जापान ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट्स रिलीज की थी कि दोनों मिलकर के सेफ गार्ड करेंगे, एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और बाकी सभी कंट्रीज मिलकर के ट्रायलेटरल कोऑपरेशन का पे फ्रेमवर्क पे काम करेंगे यहाँ पर। तो सी राजा मोहन का इस मामले में कहना है कि देखिए जापान एंड इंडिया दोनों मिडल पावर कोएलिशन है, मिडल पावर में आते हैं। एक होती है सुपर पावर, फिर एक होती है मिडल पावर, नहीं एक होती है सुपर पावर, फिर होती है ग्रेट पावर, फिर होती है मिडल पावर, फिर होती है आपकी नॉर्मल, जस्ट बिकॉज वी कॉल देम एज पावर आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये हम कवर कर चुके हैं। तो जापान एंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मिडल पावर में आते हैं, तो आपस में कोएलिशन बना करके अपने रीजनल जो भी इनके यू नो जो भी इनके रीजनल मान लीजिए एम्बिशंस हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। सो उसमें इनका मानना है कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये नहीं है कि बिना अमेरिका के आप एशिया को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, बट मानना यह है कि इसमें चाइना को भी इंक्लूड मत करो। चाइना और यूएसए को दूर रखो, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर के काम कर सकते हैं। क्योंकि रीजन में देखिए इंस्टेबिलिटी तो होगी चाइना और अमेरिका के चलते, क्योंकि अमेरिका की हेजेमनी है, चाइना उसको चैलेंज कर रहा है।
चाइना की राइज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये डायनेमिक शिफ्ट होते रहेंगे। तो यूएसए से भी दूर रहो, चाइना से भी दूर रहो, और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलकर के इस चीज पे काम कर सकते हैं, ये कहना है सी राजा मोहन का। तो आप ये व्यू भी डाल सकते हैं, इस व्यू को भी आप डिस्कस कर सकते हैं सी राजा मोहन के, इफ देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में बेहतर करना है चीजें, तो कैसे, किन किन कंट्रीज के बीच में फर्दर काम होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी सी। इस पे क्वाड के ऊपर भी बात आती है। क्वाड का खैर मैं आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट दूंगी, ठीक है, लेटर ऑन। क्वाड का ये मंथ एंड हो जाने दीजिए, फिर 1 दिसंबर के आसपास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस आई विल बी अपलोडिंग इन द ग्रुप। वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। क्वाड के बारे में पढ़ लेना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा सी राजामोहन का ये कहना है कि देखिए, जापान चाहता है कि यूके हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ठीक है, वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का जो, और जापान का जो क्वाड है, इसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी आए, ठीक है, यूरोप से भी यहाँ पर पार्टनरशिप बढ़ जाए। तो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबी हैं जो जापान के, इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि आइडिया जो दिया था ना क्वाड का, वो सबसे पहले यहीं से आया था। ऑलमोस्ट 2003 2004 5 के पास में आएगा ये आइडिया। और इन्होंने बताया था कि ऐसे 4 नेशंस का फॉरम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जिसको इन्होंने मैरीटाइम डेमोक्रेसी का नाम दिया था, कि कोएलिशन होना चाहिए मैरीटाइम डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें अभी हम देखेंगे कि क्वाड में ये 4 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। इससे ये ग्लोबल ऑर्डर रूल बेसिस पे बनाएंगे, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम रखेंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करेंगे, ये सभी इसमें बात की गई। तो क्वाड इज अ टू साइडेड स्ट्रैटेजी, कि एंगेजमेंट करते रहो आपस में, और साथ ही साथ चाइना को कंटेन करने के लिए भी काम करते रहो। तो इंडिया जापान जो अलायंस की बात की जाती है, किस हद तक ये सही है? देखिए, हम हमेशा होप तो यही करते हैं कि अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एशिया को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन हो सकता है यूएसए की जो पॉलिसी है वो इधर उधर डोलती रहती है, कभी तो यूएसए मतलब एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यूएसए अपने इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज को यूएसए की पॉलिसी के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर नहीं होना चाहिए। हमको अपना जापान के साथ में जेन्युइन अलायंस बनाना चाहिए, जिसके चलते हम इवन इफ अमेरिका नहीं भी है तो हम उसको काउंटर कर सकें, चाइना को। तो अमेरिका को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका एक्टिवली एनकरेज कर सकता है, अमेरिका ने किया भी है, कि इंडिया एंड जापान के बीच में क्लोजर कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो पोटेंशियल काफ़ी है इसमें। तो अमेरिका को हम मतलब ना सोच करके जापान के साथ में हम अलायंस अपना बनाएं, और चाइना को कंटेन करने के लिए काम कर सकते हैं। चाइनीज नेबर्स हैं दोनों, इंडिया एंड जापान, बहुत बड़ा स्टेक है इनका कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में चाइना के साथ में। एट द सेम टाइम चाइना के साथ में ये लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब काम करना। तो उस हिसाब से सी राजा मोहन इस चीज को हाईलाइट करते हैं। बल्कि आप देखोगे कि और दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे राजेश बसरूर हैं, इनका कहना है कि अलायंसेस ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ही सेज नो टू अलायंस, बट ही सेज यस टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि हमारे जापान के साथ में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, अलायंस वलायंस मत बनाओ। क्योंकि अलायंस में देखिए कमिटमेंट होती है, कमिटमेंट होती है उसमें, कमिटमेंट फुलफिल करनी होती है। पार्टनरशिप्स में कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई डिस्प्यूट भी होता है तो आपको स्ट्रांग कोई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें एंगेज करने की। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसी में इंडिया और जापान के रिलेशंस में ये सब चीज़ें बातें बोली गई। अब थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम इंडिया जापान रिलेशंस पे जो भी व्यूज़ हैं हमारे, ठीक है। लेट अस गो फॉर दी
एक्सपर्ट ओपिनियंस, व्यूज हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, लेट्स राइट दैट। सबसे पहले लिखिए प्रोफेसर हर्ष वी पंत। हर्ष वी पंत। प्रोफेसर हर्ष वी पंत, he writes that he writes that the relationship between India and Japan, the relationship between India and Japan is perhaps the best it has ever been. It is perhaps the best it has ever been. Wait a minute.